देखिए, एक तो ये खुद अनपढ़ लोगों का जमात है, ये पूरा कुनवा अनपढ़ है, जो लोग अपने ही जैसा ना देखता है समाज को, जैसा हम हैं वैसा समाज होना चाहिए। तो लालू यादव जी का तो पूरा कुनबा अनपढ़ है, पूरा का पूरा कुनबा ही अनपढ़ है। तो उनको लगता है कि बिहार में जो सामान्य छात्र हैं वो अनपढ़ है। अभी तक एक शिक्षक की बहाली हो नहीं सकी, 11 महीने में 11 लोगों की भी बहाली नहीं हुई इस सरकार में। आप प्रतिदिन अखबार के पहले पन्ने को, दूसरे पन्ने, तीसरे पन्ने को अगर आप देखेंगे तो सरकार का एक जनरल फरमान रहता है कि इतने सारे पदों पर इस विभाग में भर्ती होगी। अगला दिन खोलिएगा तो फिर वही कहानी आपको मिलेगा कि इस विभाग में इतने हज़ार पदों पर बहाली होगी। हुई क्या एक भी बहाली? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में जो सरकार चल रही है वो स्वयं संविदा पर है। सरकार ही संविदा पर है, नीतीश कुमार संविदा पर है, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी के संविदा पर है। और ये दोनों तीनों प्रमुख दल आपस में लगातार गलबहियाँ करते रहते हैं। सब लोग इस बात को मानता है, सभी समाज के लोग मानते हैं। जो लोग लालू यादव को वोट देता है वो भी मानता है कि मेरा इससे कोई भला नहीं, लेकिन जातिवाद के नाम पर इनको अपना खेल चलाना था। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। देखिए, नई शिक्षक नियमावली पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो हमेशा धरना प्रदर्शन और विरोध जता रहे हैं और उन्होंने इस बात की भी चेतावनी दी थी कि विधानसभा का घेराव करते हुए भी वो नज़र आ सकते हैं। और आपको एक बात स्पष्ट बता दूं कि कल नई शिक्षक नियमावली में संशोधन किया गया है। अब इसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार स्वयं कर रहे थे और उस कैबिनेट की बैठक में जब इस पर संशोधन हुआ है तो लोग जो है और जो छात्र नेता दिलीप हैं वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो बिहारियों का हक है वो मारा जा रहा है। अगर आप सोचिए खुद से कि अगर किसी महिला को 35% आरक्षण मिल रहा है और बाहर की महिला आके इधर जाके एग्ज़ाम देती हैं और फिर वो 35% आरक्षण पाती हैं, तो क्या बिहारियों का हक मारा जा रहा है कि नहीं, ये सवाल आप पर है। लेकिन इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ संतोष जी हैं जो भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हैं बिहार के। क्या कहिएगा? देखिए, आप थोड़ी अगली कड़ी की बात कर रहे हैं जब आप कह रहे हैं हकमारी हो रही है। मैं इसको ऐसे कहता हूं कि इनको बहाली करनी ही नहीं है, इनकी मंशा ही नहीं है। इसके बहाली करने के 2-3 प्रमुख विषय हैं जिसको ध्यान में रखकर बहाली होगी। पहला, क्या सरकार आर्थिक तौर पर इतनी सक्षम है कि जो 3.5 लाख लोगों को नौकरी देने की जो बात है शिक्षकों के तौर पर, उनको दे सकती है कि नहीं दे सकती? पहला, आज सुशील मोदी जी ने भी इस बात को कहा है कि बिहार सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो बहाली करेगी कहाँ से। ये एक महत्वपूर्ण विषय। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर बहाली इनको करनी होती तो इतने प्रकार के पेच ये न फंसाते। अभी आप देखिए, 10 महीने की तेजस्वी यादव जी की सरकार में उन्होंने जो कहा था कि 10 लाख पहली कैबिनेट में नौकरी देंगे, तो वो कलम कहीं खो गई, नौकरी देना ही नहीं है। दूसरी बात, इस बहाली के अगर पूरे सीक्वेंस को देखेंगे तो कल जो अल्ट्रेशन हुआ है इसमें, ये 8वां अल्ट्रेशन है इस पूरे शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में। 8वीं बार इन्होंने अपना एजेंडा बदला है, अलग अलग नियम कानून के आधार पर इन्होंने 8वीं बार कल उसमें संशोधन किया है। अब ये जो संशोधन आया है कि डोमिसाइल नीति हम लोग समाप्त कर देंगे, इसका मतलब यह है कि जो 1,70,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो सड़कों पर आंदोलनरत हैं या जो चाहते हैं कि उनकी नौकरी हो जाए, उनके भविष्य पर तेजस्वी यादव एंड कंपनी ने लात मार दी है और ये दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब आप देखिए, भारत के अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से शिक्षकों की बहाली होती है या उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, अधिकतर राज्यों ने डोमिसाइल नीति अपनाई हुई है। बगल के झारखंड में भी डोमिसाइल नीति है, उड़ीसा में भी डोमिसाइल नीति है। खास करके जो 5 बीमारू राज्य होते थे उन सभी राज्यों में पहले से डोमिसाइल नीति लागू है। दूसरी बात, एक तो डोमिसाइल नीति इन्होंने ख़त्म किया। दूसरी बात कि इस पूरे प्रक्रिया को अलग अलग संदर्भों में इन्होंने लटकाने का काम किया है। अभी तक एक शिक्षक की बहाली हो नहीं सकी, 11 महीने में 11 लोगों की भी बहाली नहीं हुई इस सरकार में। आप प्रतिदिन अखबार के पहले पन्ने को, दूसरे पन्ने, तीसरे पन्ने को अगर आप देखेंगे तो सरकार का एक जनरल फरमान रहता है कि इतने सारे पदों पर इस विभाग में भर्ती होगी। अगला दिन खोलिएगा तो फिर वही कहानी आपको मिलेगा कि इस विभाग में इतने हज़ार पदों पर बहाली होगी। हुई क्या एक भी बहाली? एक सिंगल बहाली तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार में नहीं हो पाई है। ये एक अवैध सरकार है जिसके पास वैलिडिटी नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में जो सरकार चल रही है वो स्वयं संविदा पर है। सरकार ही संविदा पर है, नीतीश कुमार संविदा पर हैं, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी के संविदा पर हैं। और ये दोनों तीनों प्रमुख दल आपस में लगातार गलबहियाँ करते रहते हैं।
आप सामान्य तौर पर सामने आकर दिखाते हैं कि हम लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन बिहार को लेकर इन दोनों तीनों लोगों के मन में बिहार को किस प्रकार से आगे ले जाना है इसका कोई रेखा नहीं है। जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं औरंगाबाद में, और आज तक वहाँ के न शिक्षकों ने न वहाँ के छात्रों ने इनका मुँह ही नहीं देखा है। तो जिस प्रकार के शिक्षक ये स्वयं रहे हैं उसी प्रकार के शिक्षकों की बहाली ये करना चाहते हैं। और कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि बिहार अगर शैक्षणिक तौर पर अगर पिछड़ा रहेगा तो जो जातिवाद की जो राजनीति है वो प्रिवेल करती रहेगी। मुख्य मसला क्या है, जब ये चंद्रशेखर जी बने शिक्षा के मंत्री तो उनका इंसेप्शन आप देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसको समाज में कोई व्यक्ति नहीं जानता, कहीं से विधायक जीत कर जरूर आते हैं लेकिन उनको कोई जानता तो था नहीं समाज में, तो रामचरितमानस का संदर्भ उन्होंने छोड़ा। 6 महीने तो रामचरितमानस में गंवा दिए। अब एक नया संदर्भ लेकर आए हैं कि डोमिसाइल की नीति लाएंगे। डोमिसाइल की नीति ऐसे राज्यों के लिए सूट करती है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अपने जो बच्चे हैं, अपने यहाँ जो अभ्यर्थी हैं वो बेरोजगार हैं, इसलिए हर राज्य अपने यहाँ डोमिसाइल की नीतियों को लागू करता है। अब इस बिहार में चूंकि किसी भी प्रकार की बहाली इनको नहीं करनी है तो डोमिसाइल नीति हटा दो। अब इस पूरा मसला जो है वो कोर्ट में चला जाएगा। वो कह रहे हैं कि भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में क्या होता था कि पदों पर रिक्ति रह जाता था, खाली रह जाता था, इसीलिए हम बाहर के लोगों को ले रहे हैं। देखिए, एक तो ये खुद अनपढ़ लोगों का जमात है, ये पूरा कुनवा अनपढ़ है, जो लोग अपने ही जैसा ना देखता है समाज को, जैसा हम हैं वैसा समाज होना चाहिए। तो लालू यादव जी का तो पूरा कुनबा अनपढ़ है, पूरा का पूरा कुनबा ही अनपढ़, तो उनको लगता है कि बिहार में जो सामान्य छात्र हैं वो अनपढ़ है। अरे मौका देंगे तब ना लोग टेस्ट करेगा कि वो पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता है। जिसके पिताजी कभी चरवाहा विद्यालय खोलते हों, क्या 90 के दशक में जो बहालियाँ होती थी या उसके पहले जो बहालियाँ होती थी, उसके पहले सरकारी विद्यालयों की स्थिति आप देख लीजिए और आज की स्थिति देख लीजिए। कल राज्यपाल साहब ने क्या कहा, यहाँ के शिक्षण व्यवस्था में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर हम समय पर परीक्षा ले लें और समय पर रिजल्ट देते हैं, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब यह है कि गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज़ होगा तभी ना सिर्फ रिजल्ट का मसला आएगा। तो जिस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने बिहार में 30 वर्षों में नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी ने खड़ी की है, उसका परिणाम यह है कि आज की डेट में बिहार के लोग कहीं भी पूरे दुनिया में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। है क्या बिहार में? इन्होंने क्या कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्होंने खड़े किए हैं? पिछले 30 वर्षों में बिहार की जो मेजॉरिटी रही है वो नीतीश कुमार और लालू जी के पक्ष में रही है। उसका फ़ायदा क्या है उनको? क्या मिला उनको? दर दर की ठोकरें खाने को बिहार के लोग विवश हैं, यहाँ से लेकर अमेरिका तक, और अमेरिका से लेकर एक समय नीतीश कुमार जी कहते थे कि बिहारी को नौकरी मिलेगा चांद पर, तो चांद पर भी जाना चाहिए, और आप अपने यहाँ कुछ नहीं करना चाहते। संतोष जी, वो तो पूछते हैं ना कि जब भाजपा सरकार में थी तब क्या करी, तब तेजस्वी विपक्ष में थे और वो जाते थे गर्दनी बाग। अब भाजपा, ये एक सामान्य सवाल है। हाँ। लोग पूछता है कि आप भी सरकार में थे, आपने क्या किया? हाँ। ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, हम नीतीश कुमार जी के साथ पिछला 18 महीने की सरकार चलाई 2020 के बाद। मैं पार्टी का मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य था जब मैनिफेस्टो बन रहा था 2020 का चुनाव का। तो हम लोगों ने सभी विभागों से रिक्तियाँ ली कि आपके यहाँ कितनी रिक्ति कुल उपलब्ध है। कुल नौकरी ही निकली 4.5 लाख। 2020 के चुनाव में बिहार सरकार के पास जो नौकरियों की संभावना थी वो 4.5 लाख ही थी। लालू यादव जी के पुत्र तेजस्वी यादव जी ने उसको एग्जैजरेट करके 10 लाख पहुंचाया था। झूठ बोल रहे थे वो समाज में। जब वो कैंपेन में उतरे उनके पास कोई मुद्दा था नहीं, कोरोना नया अभी मैदान में उतरा था, पहला वेव ख़त्म हुआ था, दुनिया भर में हाहाकार था, बिहार में भी हाहाकार था। इन्होंने अचानक उतरा, नारा दे दिया कि 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। नहीं तो 23 सीटों पर सिमटी हुई पार्टी 2010 में अचानक कैसे 2020 में 80 सीटों तक पहुंच जाती है? कोई कारण था? बिहार में आप किसी भी आम सामान्य आदमी से पूछ लीजिए, जातिवाद के बंधनों को तोड़कर हर व्यक्ति ये कहता है कि लालू जी के सरकार अगर बिहार में बन गई तो उनका नुकसान होगा। सब लोग इस बात को मानता है, सभी समाज के लोग मानते हैं। जो लोग लालू यादव को वोट देता है वो भी मानता है कि मेरा इससे कोई भला नहीं, लेकिन जातिवाद के नाम पर इनको अपना खेल चलाना था। इस बार तो ये पहला सरकार बना राजद का जिसमें जातिवाद के अलावा कोई दूसरा एंगल था। दूसरा एंगल 10 लाख नौकरी का था और उसका पूरा परिणाम आपके सामने है। जो सवाल हम पर है, हमने जब 4.5 लाख नौकरियों की बहाली देखी तो हमने कहा कि 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे, लगभग 40-45 हज़ार स्वास्थ्य विभाग की बहाली थी और बाकी सारे विभागों को मिला देंगे अगर तो 50-60 हज़ार से ज़्यादा की सरकारी नौकरी संभव नहीं है। आप सब विभाग वाइज उसको जोड़िएगा तो हम लोगों ने कहा 4.5 लाख सरकारी नौकरी देंगे और बाद बाकी
जो भी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बिहार में अगर हम लोग बाहर से निवेश लाने में अगर सक्षम होंगे तो बाकी लोगों को रोजगार का अवसर पूरा करके 19 लाख की जो संख्या है उसको पूरा करेंगे। ये बात हमने कही थी। 2,34,000 सरकारी नौकरी हम लोगों ने अपने सरकार में या तो दे दी थी, उसका एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर दिया था। ये अगस्त 2022 की बात है, जब तक हम सरकार में थे। जो 7वें चरण की बहाली जो पूरा क्रम के साथ शिक्षकों का पूरा हुआ वो हमारे समय पर हुआ, किसी और के समय पर तो हुआ नहीं। 7वें चरण तक की बहाली में तो कोई प्रक्रिया नहीं गड़बड़ाई, सबको नौकरी मिली है, वहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो हम पर ये आरोप लगाना कि आप लोगों ने क्या किया, तो 7वें चरण तक की बहाली किसने की? हम ही लोगों ने किया। बहाली के लिए भी तो लोग धरने पर बैठे थे, स्वाभाविक है कि बैठे थे, लेकिन उसमें क्या 8 प्रकार के संशोधन प्रस्तुत किए गए क्या? सरकारी बहाली की एक अपना समय सीमा होता है, समय सीमा के आधार पर चलेगा वो। तो उस प्रक्रिया में हमने कहीं छेड़छाड़ नहीं की ना। लोगों को नौकरी जिस प्रकार का प्रोफाइल बना उस प्रोफाइल के आधार पर लोगों को नौकरी मिली। अलग अलग विभागों में भी हम लोगों ने नौकरी दी ना। वो ये पूछ रहे हैं कि राज्यकर्मी का आप दर्जा नहीं दे रहे हैं, बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा करा रहे हैं, तो चलिए उनको तब राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। पुराने लोग जो 10 साल 12 साल से कर रहे हैं उनको नहीं दे रहे हैं। और वेतनमान जो तय किया वो चपरासियों का वेतनमान तय किया। नीतीश कुमार जो है वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार में निवेश के रास्तों को बंद करके रखा है हर प्रकार से। जब राज्य आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं होगा, आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, मोदी जी का दौरा आपने अमेरिका में अभी देखा, बिल्कुल कुल मिलाकर निवेश लाने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया जाता है। विदेशों में जब आप जाते हैं, लोगों से बात होती है, 24 अलग अलग ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड कंपनियों के सीईओ से जब मोदी जी मिले तो भारत में निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब बिहार उसमें फ़ायदा उठाता है कि नहीं उठाते तो बिहार के सीएम पर डिपेंड करता है ना। ऑनर्स किसका है? गवर्नेंस का पे भी डिपेंड करता है। आपके पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज तो कहाँ नहीं, किस राज्य में आप जाइएगा तो रिसोर्सेज नहीं है। बिहार में भी रिसोर्सेज है। मैन फोर्स का, वर्क फोर्स का तो रिसोर्स हमारे पास था ना। छोड़ दिए, एक लेबर क्लास के रूप में बिहार को जाना जाता है, लेकिन क्या मानसिक तौर पर जो मजबूत हैं, जो शैक्षणिक तौर पर मजबूत हैं बिहार के लोग, क्या वो अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं? आईटी के सेक्टर क्या बिहार के लोगों को बिना पूरा हो जाएगा? हो सकता है क्या पूरा? नहीं हो सकता। लेकिन नीतीश कुमार जी की मंशा ये है कि जिस सोशलिस्ट पैटर्न पर उनकी राजनीति चलती रहे वो उसी को सिर्फ पूरा करते हैं, उसमें कोई भी अल्ट्रेशन वो नहीं चाहते। अगर आप नई सोच के साथ शासन में नहीं आएंगे तो नए विचारों को आप लागू कहाँ से करेंगे? नीतीश कुमार जी के साथ सबसे बड़ी कमी यह है कि वो नई व्यवस्थाओं को बिहार में जन्म नहीं लेने दे रहे हैं। नई व्यवस्थाओं को जन्म, अगर एक मैं छोटी सी बात, आप ये काम कर रहे हैं, एक पोर्टल आप चलाते हैं, अगर मोदी जी का शासन नहीं आता तो जो 1 GB डेटा जो 200 रुपये में 2014 तक मिलता था, आज उसकी कीमत लगभग 3 या 4 रुपये प्रति GB डेटा का रह गया। तभी ना आप इस 15 रुपये, तभी ना आप इस बात को चला पा रहे हैं। अगर इंटरनेट इतना सस्ता ना होता तो आपको रोजगार मिलता। एक नई सोच के साथ मोदी जी ने काम किया, आज देश के लाखों युवाओं को इस प्रकार का काम करने का मौका मिला। तो इस प्रकार के विषयों को अगर जो व्यक्ति नहीं सोचेगा तो कैसे देश और राज्य को और शासन को चला पाएगा? यहाँ पर कमी है नीतीश कुमार जी के साथ। ये एक बहुत बड़ा मॉड्यूल नहीं है। उड़ीसा जैसा राज्य को, उड़ीसा जैसे पिछड़े हुए राज्य को लगभग 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश का अवसर मिले हैं। अभी कुछ दिनों पहले यूपी अपने आप में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है। उड़ीसा में आपकी सरकार भी नहीं है। उड़ीसा में आखिर नहीं, हमारी सरकार हो चाहे नहीं हो, कोई मुख्यमंत्री अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रशंसा तो देनी पड़ेगी। यूपी, बिहार, भारत के 5 बीमारू राज्य हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड तो बिहार ही में था। 5 बीमारू, मध्य प्रदेश और एक और कोई राज्य है। बीमारू राज्य तो 5 ही थे, 5 ही बीमारू राज्य थे ना। आज उन सभी बीमारू राज्यों का आप एक जगह उनका डेटा निकालिए और एक जगह तुलना कर लीजिए। मध्य प्रदेश में कृषि का ग्रोथ लगभग 20% के हिसाब से बढ़ रहा है, साल दर साल लगातार। और कल भी मैं एक चैनल का सर्वे देख रहा था, ABP चैनल पर आया था, उसमें आज भी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लोगों में नाराज़गी नहीं है। 110 सीटों पर हम कल भी थे, कल के सर्वे में। 20 वर्षों की सरकार हमारी मध्य प्रदेश में होगी और नीतीश कुमार जी का सर्वे आज आप करा लीजिए, 20 सीट भी अगर निकल जाए तो हम अपना नाम बदल देंगे। क्यों? क्योंकि एक तय सिस्टम के साथ 21वीं शताब्दी का जो आर्थिक परिवेश है पूरे दुनिया में, उस परिवेश के आधार पर अगर आप नहीं चलेंगे तो बिहार जैसे पिछड़े राज्य बने रहेंगे। यही संकट है, इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा।
नीतीश कुमार जी को हटाकर अब किसी नए व्यक्ति को उस नई सोच के साथ वहाँ पर बैठाने का वक्त आ चुका है जहाँ से बिहार कुचाले बढ़कर आगे बढ़ सके। अब देखना ये है कि नई शिक्षक जो नियमावली में कल संशोधन हुआ है उसमें क्या कुछ सामने निकल के आता है, क्योंकि जो छात्र हैं वो विरोध इसका भरपूर करते हुए नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।